वेलकम टू द सेशन। और इस सेशन का जो सोली पर्पस है वो ये है कि सीनियर ऑडिटर के जो एग्जाम्स होते हैं हमारे ये यंगस्टर्स के लिए बड़ी ज़बरदस्त एक करियर अपॉर्चुनिटी है। एंड आई रियली वांट कि इस अपॉर्चुनिटी को आप सब कैश कर सको, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आप बड़ी लकी होते हो अगर एजुकेशन के बिल्कुल अख्ताम होते ही आप ग्रेजुएट कर जाओ और आप ग्रेजुएट करते ही आप एम्प्लॉयड हो जाओ। सो दिस इज समथिंग दैट हैज़ बीन माई मिशन फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। और इस हवाले से जो भी मेरा इल्म है, जो भी मेरी नॉलेज है, मैं उसके वो भी आपसे शेयर करता रहता हूँ। एंड देन आई ट्राई टू मोटिवेट यू ऑल कि इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाएं। सीनियर ऑडिटर की जो पोजीशन है बड़ी ज़बरदस्त है। डायरेक्ट आप गजेटेड ऑफिसर लगते हो। ग्रेड 16 एंड अबव से जो पोजीशंस होती हैं बहुत सारे गवर्नमेंट इदारों में, वो गजेटेड पोजीशन कहलाती है। उनका अपना अकाउंटिंग सिस्टम होता है, अपनी ब्रांचेस होती हैं, सारा सिस्टम होता है। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिन पे हम इंशाल्लाह आगे चल के बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अपना तारुफ थोड़ा सा करवाता चलूँ। आई एम केनान आसिफ, अ नंबर ऑफ यू नो मी। और जो नहीं जानते उनके लिए मुख्तसर मेरी प्रोफाइल ये है कि आई एम लेक्चरर एट डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग या गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली नहीं पढ़ाया जाता था। एंड सिंस द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट आई एम द वन हु इज टीचिंग दिस सब्जेक्ट। और सीनियर ऑडिटर के एग्जाम में गवर्नमेंट अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो आई बीन वेरी लकी कि इस सब्जेक्ट को जो है मुझे पढ़ाने का मौका मिला है। इसके अलावा मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी अर्सा सर्व किया है एज अ विजिटिंग लेक्चरर। एज एन आरजे में काम कर रहा हूँ, अकाउंट्स के हवाले से कंसल्टेंसी देता हूँ प्रोफेशनल अकाउंटिंग के हवाले से। इसके अलावा पहले कस्टम्स में कुछ अर्सा काम कर चुका हूँ, टेनौर में मैंने सर्व किया है, चिल्ड्रन कॉलेज में एज अ विजिटिंग लेक्चरर मैंने पढ़ा है, एक लोकल एनजीओ में मैंने अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर सर्व किया है। अचीवमेंट्स अवार्ड्स में से जो रेलेवेंट है वो ये है कि जो सीनियर ऑडिटर के पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो अभी जैसे पोस्ट टाइम ही है, इसमें 2014 के एग्जाम्स में मैंने जो था मैंने टॉप किया था पूरे पाकिस्तान में। एज यू कैन सी माय नेम एंड माय रोल नंबर। एंड रिजल्ट बहरहाल इसका 2017 में आया था। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यार सीनियर ऑडिटर बनना है या नहीं बनना। मसला ये है कि हम में से हर कोई सीनियर ऑडिटर बनना चाहता है, लेकिन हर चीज़ का ना एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्या है जी कि आपको ना अगर बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बॉडी बिल्डिंग तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग करने के लिए एक पेन से गुजरना पड़ता है। हर बंदा उस पेन को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होता। बाजार में आप जाएंगे, अच्छी से अच्छी गाड़ी हर कोई देखेगा, लेकिन उस अच्छी से अच्छी गाड़ी को खरीदने की जो एक कीमत अदा करनी पड़ती है, हर कोई उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार नहीं होता, इर्रिस्पेक्टिव कि उसके पास अमाउंट है या नहीं है। सो हर चीज़ की ना एक कीमत होती है। सीनियर ऑडिटर बनने की भी एक कीमत है। वो कीमत जो है वो मेहनत है, वो ख्वारी है, वो ज़िंदगी के एक स्टेज में जब आप ज़बरदस्त एंजॉयमेंट कर सकते हो माँ बाप के दिए हुए पैसों पे, उस एज में जिम्मेदार हो जाना इसकी कीमत है। उस एज में ये फैसला कर लेना कि यार ग्रेजुएशन के फौरन बाद कुछ ना कुछ करना है और माशरे पे, खुद पे, घर वालों पे बोझ नहीं बनना। एंड दिस इज़ नॉट ईजी। आपको बहुत सारी लाइफ में ना चेंजेस करने पड़ते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, पढ़ाई पढ़ाई करनी पड़ती है। डरा नहीं रहा, लेकिन जैसे एक बेसिक बता रहा हूँ। सो इफ़ यू हैव दैट व्हाई, यार एक वजह है जो आपको मोटिवेट कर रही है कि यार नहीं, बस पढ़ना है, ज़िंदगी आम लोगों की तरह नहीं गुजारनी है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट विद। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोशिश करें अपनी ज़िंदगी का कुछ अरसा ऐसे गुजारें जैसे कोई और नहीं गुजारना चाहता, ताकि आप बाकी लाइफ ऐसे गुजार सकें जैसे कोई गुजार ही नहीं सकता। सो ग्रेजुएशन के फ़ौरन बाद आप एक ऐसी जॉब पे चले जाते हो जहाँ पे आपको 50-55,000 के करीब सैलरी मिलती है, तो ये बहुत बड़ी बात है। एंड कंसिडरिंग द मार्केट स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान, लोग बेचारे ख्वार हो गए हैं कई कई सालों के एक्सपीरियंस के बाद। आई नो पीपल 20,000 पे बैठे हुए यार। सो अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यही एज है, इसको गेन करें इस अपॉर्चुनिटी को। अदरवाइज एज निकलती जाएगी, डिप्रेशन का शिकार होते रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना। सो सिलेबस के ऊपर मैं डायरेक्टली आऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हम इस सेशन को बहुत ज़्यादा तवील करें। पढ़ना क्या है यार? इस सेशन का मकसद सिंपली ये है कि वो लोग जो खुद पढ़ना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, जो ना ना उनके पास इतना टाइम है कि वो इंस्ट्रक्टर्स के पास जा सके, ना उनके पास इतने रिसोर्सेज़ हैं कि वो फीसेस पे कर सकें, और वो खुद से पढ़ने वाले लोगों में से हैं, तो दिस इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू स्टार्ट। तो मैं डायरेक्टली आपके सिलेबस पे आ रहा हूँ और इस सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताएंगे कि क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सो पहली चीज जो है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। ये 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। सब्जेक्टिव चीजें इसमें नहीं आती हैं। इस ऑब्जेक्टिव पेपर्स में 20 मार्क्स इंग्लिश के होंगे और 80 मार्क्स जो है वो प्रोफेशनल टेस्ट के होंगे। इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है भाई? आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करनी है अपनी, आपको ग्रामर अपनी सीखनी है। वोकैबुलरी के लिए आप नोट करते जाएं। आई होप आप सबके पास पेन पेंसिल होगा। अगर आपके पास पेन पेंसिल नहीं है तो आई कैन वेट फॉर 1 मिनट
और 1 मिनट तक मैं आपको दे रहा हूँ, ये अपने मोबाइल पे या कंप्यूटर पे नोट करना स्टार्ट कर दें। इनफैक्ट स्टार्ट यूजिंग योर मोबाइल। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो रिसोर्सेज मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको नोट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्लाइड्स में लिखी भी नहीं है, मैं आपको वर्बेटिम बता रहा हूँ, फिलबदी बता रहा हूँ। सो वोकेबलरी के लिए क्या करना है, जीआरई हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं, इनकी टॉप 333 अल्फाज आते हैं, आप इनको याद कर लें, इनकी वोकेबलरी को सीख लें, नंबर 1। दूसरा, आपको वोकेबलरी के लिए क्या करना है कि पीसी एफपीएससी की बहुत सारी किताबें हैं, उसमें ना वोकेबलरीज की एक अच्छी खासी लिस्ट है, आप उसको देख लें। गेट हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड आते हैं, जीएटी, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट, इसमें हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आते हैं, आप इन सोर्सेज को देख लें। तो ये 3 मेजर सोर्सेज हैं। आपने इसमें जीआरई हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो 333 हैं उनको, और गेट हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को लाजमन देखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स माशाल्लाह हमारे अभी आ रहे हैं, एंड वी हैव स्टार्टेड द सेशन ऑलरेडी। दूसरी चीज, ग्रामर के लिए आपको क्या करना है, ग्रामर में क्या क्या यार, पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, वर्ब की कौन कौन सी टाइप्स हैं, एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब है अगर तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, तो यू हैव टू गो वेरी डीप। वर्ब है तो वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। अच्छा, ग्रामर में आपको टेंसेस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये तमाम चीजें आनी चाहिए, राइट। आपको इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक वर्ड को हाईलाइट किया गया होता है कि आई एम टायर्ड ऑफ यू। अब टायर्ड से क्या मुराद है, टायर्ड इज एन एडजेक्टिव, इट्स अ वर्ब, इट्स एन एडवर्ब, और इज इट समथिंग एल्स। तो आपको ये तमाम चीजें जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स आनी चाहिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, 20 मार्क्स का है। और इसकी तैयारी पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये एक दफा तैयारी कर लेना तो हर पेपर जो भी दोगे, अकाउंटिंग वाला पोर्शन चेंज होता रहेगा, लेकिन ये 20% जो है ना, ये कांस्टेंट है, राइट। दूसरी बात, प्रोफेशनल टेस्ट में आपको क्या करना है, मैं कुछ पार्टिसिपेंट्स को ऐड करता चलूं और उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। सो जनाब, आपको प्रोफेशनल टेस्ट के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज जो है, दिस इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। इनफैक्ट इस सिलेबस को मैंने आगे स्लाइड्स में हल्का फुल्का बयान करने की कोशिश की है, तो चले हम डायरेक्टली मूव करते हैं। सबसे पहले तो जनाब प्रिंसिपल्स आएंगे। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, या जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। इसके अलावा कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कैनन्स होते हैं, आपने इनको गूगल करना है, आपने चेक करना है। अच्छा, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अक्सर स्टूडेंट्स ने, अगर आपका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, आपने पढ़े होंगे अकाउंटिंग में। मिसाल के तौर पर जी, मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या है, रेलेवेंसी प्रिंसिपल क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल क्या है। इसके अलावा गोइंग कंसर्न एक एक कैनन है, व्हाट डज दैट मीन। इसके अलावा और बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बहुत सारे कैनन्स हैं, तो यू हैव टू नो देम। कैनन बंदूक को नहीं कहते, तोप को तो कहते हैं, लेकिन कैनन्स प्रिंसिपल्स को भी कहा जाता है। तो आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्पेशली जो है, आपने इनको देखना है और इन कॉन्सेप्ट्स को अपने जहन में बिठाना है। दूसरी चीज, अकाउंटिंग साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस का। अकाउंटिंग साइकिल में आपने सिर्फ, अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल स्टार्ट होता है जनरल से, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह आती हैं। तो आपने इनको एक तो जहन में रखना है, आपने इनको पढ़ना है। दूसरी बात, जर्नल इज नॉट दैट जनरल, ठीक है ना, इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा आपने इसमें डीप जाना है। आपने पीरियोडिक और परपेचुअल जो अकाउंटिंग सिस्टम है, इसका फर्क देखना है। आपने जो डिस्काउंट्स हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट्स हैं, जो कैश डिस्काउंट्स हैं, जो इसके अंदर आते हैं जनरल के अंदर, आपको वो सारे आने चाहिए। देन लेजर्स, आपको 8 कॉलम लेजर भी आना चाहिए, और आपको अमेरिकन लेजर या जो 6 कॉलम लेजर्स हो वो भी पता हो, ट्रायल बैलेंस भी आपको आता हो। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल पर मेरा एक यूट्यूब चैनल है केनान आसिफ के नाम से, मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर देता हूँ इनफैक्ट यहीं पर। सो आप ये कर सकते हैं कि यू कैन गो टू दैट चैनल, और वहाँ पे अकाउंटिंग साइकिल की बड़ी डीप वीडियोस हैं, उसमें बाकायदा एक्सेल बेस्ड अकाउंटिंग है। सो यू कैन डेफिनेटली लर्न फ्रॉम दैट एज वेल। तो अकाउंटिंग साइकिल में इसके बाद का जो प्रोसेस है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुनियादी तौर पर 5 होती हैं, बहुत कम लोग को ये बात पता है। इनकम स्टेटमेंट सबसे पहले आप डेवलप करते हो, इनकम स्टेटमेंट के बाद स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी बनती है, फिर बैलेंस शीट बनती है, इसके बाद नोट्स टू बैलेंस शीट बनते हैं, देन यू टेंड टू मेक द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 5 चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, इनकी इनके इनके अप्स एंड डाउन्स, इनकी टाइप्स। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट है फॉर एग्जांपल, तो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के बारे में आपको पता हो। आपको अगर बैलेंस शीट की बात हो रही है तो आपको रिपोर्टिंग फॉर्म का, रिपोर्टिंग फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म जो होती है उसका, और टेबुलर फॉर्म का जो फर्क है वो पता हो। आपको बैलेंस शीट के तमाम कंपोनेंट्स का पता हो, कौन सी चीज़ कहाँ प्लेस होगी, किस तरह से डील होगी। जैसे बैलेंस शीट में एक क्वेश्चन होता है जी,
कॉन्ट्रा एसेट क्या होता है, ठीक है ना, कॉन्ट्रा लायबिलिटी क्या होती है, आपको इन तमाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त अबूर होना चाहिए। अगर आपका कॉमर्स की फील्ड से ताल्लुक है फिर तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ भी आ रही होंगी, अदरवाइज थोड़ी सी डिफिकल्टी हो तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस अपने नोट करते जाएं, बल्कि आई कैन अलाउ यू, अगर हम साथ साथ इसको इंटरेक्टिव रखते हैं तो अगर आपके जहन में सवालात हैं, अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन स्पीक, आप सवालात कर सकते हैं साथ साथ। राइट, यहाँ तक आई एज्यूम कि कोई सवाल नहीं है, और अगर है तो एडजस्टिंग इंक्रीज के बाद आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। एडजस्टिंग इंक्रीज आपको आनी चाहिए तमाम की तमाम। अच्छा, एडजस्टिंग इंक्रीज में हमने जो बीकॉम में एडजस्टिंग इंक्रीज पढ़ी होती हैं मैक्स के थ्रू, उसमें ये होता है कि जी एसेट को हम एक्सपेंस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हमेशा ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात आपके पास एक एक्सपेंस है उसको एसेट में कन्वर्ट करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने रेवेन्यू, ऐसा नहीं है कि अनअर्न्ड रेवेन्यू था और उसको आपने अर्न कर लिया, आप एक रेवेन्यू को अर्न समझ रहे थे, बाद में पता चला ये तो अनअर्न्ड है। तो यू शुड नो बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज। इसके अलावा फॉर एग्जांपल बेड डेट्स का क्या केस होगा, बेड डेट्स को कैसे डील किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स पता होनी चाहिए जो मैक्स में मिसिंग है। यहाँ तक कोई सवाल है तो प्लीज गो ऑन, माइक अनम्यूट करें एंड यू कैन आस्क। राइट, सो वी डोंट हैव अ क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। हम आगे चलते हैं जी। कैश बुक और बैंक रिकंसिलिएशन। कैश बुक में आपने, कैश बुक को ना बड़ा कंफ्यूज किया जाता है। कैश बुक की 3 बुनियादी टाइप्स होती हैं। आपको कैश बुक में 1 कॉलम कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, तीनों आनी चाहिए। उसके हवाले से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, 3 कॉलम कैश बुक में फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता हो। अच्छा, कैश रिसिप्ट जर्नल, कैश पेमेंट जर्नल स्पेशल जर्नल्स का पार्ट है, आपको ये आने चाहिए। स्पेशल जर्नल में 4 चीज़ें और भी आती हैं, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल। तो वो ये चीज़ें भी आपको पता हो कि जी स्पेशल जर्नल भी कोई चीज़ है, कोई बला है। एंड इफ़ यू वंडर कि मैं जिन चीज़ों के नाम ले रहा हूँ वो क्या है, तो आप अगेन आई एम अलाउइंग यू कि आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के कई मेथड्स हैं। डेप्रिसिएशन के जो मेथड्स हैं, बाज़ औक़ात, अब जैसे अगर आपने बीकॉम किया है तो आपने प्रोडक्शन मेथड नहीं पढ़ा होगा, ठीक है ना, या यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जब सीनियर ऑडिटर का पेपर होता है ना, तो ये नहीं कहा जाता जी कि हमारे सिलेबस में तो ये चीज़ नहीं थी। तो आपको डेप्रिसिएशन को एज अ होल पढ़ना है। आपको स्ट्रेट लाइन मेथड, डिक्लाइनिंग मेथड, डबल डिक्लाइनिंग मेथड, एक्सेलरेटेड डिक्लाइनिंग मेथड, इसके अलावा जो यूनिट्स ऑफ आउटपुट मेथड है, इसके अलावा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड है, ये तमाम मेथड जो हैं आपको आने चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं किसी मेथड का नाम मिस कर रहा हूँ तो आपको उसके बारे में बेसिक पता हो। सो एक चैलेंज बहरहाल आपके लिए रहेगा कि आपने जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा होगा, बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि इस एग्जाम में वो तमाम चीज़ें आपके सिलेबस को कवर नहीं करी, तो बहुत कुछ नया पढ़ना पड़ेगा आपको। सो डोंट थिंक जी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ा है वो काफ़ी होगा, कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। मैं आगे जाके चल के आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग को सिर्फ एक टॉपिक के हवाले से बयान किया हुआ है, लेकिन अगर आपने अकाउंटिंग पढ़ी, यू नो इट्स नॉट दैट इजी और काफ़ी तवील होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको क्या पढ़ना है भाई? सबसे पहले तो आपको पता हो कि अकाउंटिंग एंटिटीज कौन कौन सी हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या है, मर्चेंडाइजिंग कंसर्न क्या है, और इनकी अकाउंटिंग किस तरह से डिफरेंट है। इसके अलावा प्रोसेस कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग क्या है, लीफो क्या होगा, फीफो क्या होगा, एवरेज जो मेथड है, वेटेड एवरेज कौन सा है, और सिंपल एवरेज मेथड कौन सा है। कॉस्ट अकाउंटिंग में आपको जनाब वेरिएंस एनालिसिस के बारे में पता हो, स्पेंडिंग वेरिएंस, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, एंड इसके अलावा कैपिटल बजटिंग जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको उसके बारे में पता हो। आपको यूँ समझ लें कि बीकॉम की जो आपके पास किताब होती है ना, आपने उसको पूरा कहीं ना कहीं उसका उसका कॉन्सेप्ट जरूर देखना है। डोंट थिंक कि आपसे एक्सरसाइज करवाई जाएंगी। अकाउंटिंग के पेपर में एमसीक्यूज पेपर होगा, तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल्स यूं आ सकते हैं कि जी बिगनिंग। क्वेश्चन है लीफो फीफो के बारे में। जी 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 उस्मान पूछें। सर ये वर्ड लेफो फेफो है, लीफो फीफो, इसके बारे में थोड़ा वो काफी या बहस देखो, भी हुई दोस्तों के साथ। दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है ना, एंड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब इसको जब हमने एब्रीविएट कर लिया, तो अब आप इसको लाइफो कहें या फाइफो कहें या लीफो कहें या फाइफो फीफो कहें। अच्छा, अगर आप इंग्लिश में वैसे कहें ना, आई जब आता है तो लाइफो कहना चाहिए। अब इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि वो लाइफो बोले, मुझे बहुत मुश्किल लगता है लाइफो बोला, तो आई ऑलवेज गो फॉर लीफो। बट दिस इज नॉट एन इंटरव्यू क्वेश्चन, कोई आपसे इस बारे में पूछा नहीं जाएगा। इनफैक्ट यू ऑलवेज कॉल इट LIFO या लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सो दैट्स नॉट अ कंसर्न, ठीक है ना, उस हवाले से परेशान ना हो। यू कैन कॉल इट द वे यू लाइक।
सर मैं थैंक यू सर। कुछ पूछना चाहता हूँ। जी जी सर मैं ये पूछना कि डेप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं और जी पाकिस्तान में हमें कौन से अलाउ हैं बेसिकली, क्योंकि टैक्स में फर्क डेप्रिसिएशन की वजह से आता है। मेन पर्पस जैसे डेफर्ड हम्म टैक्स एक लायबिलिटी क्रिएट होता है या एक एसेट क्रिएट होता है। हम्म तो कंपनी ऑर्डिनेंस या फिर हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, इसके मुताबिक डेप्रिसिएशन के कौन कौन से मेथड अलाउेबल हैं? अच्छा टू बी क्या वो वेरी ऑनेस्ट टैक्सेशन के पर्पस मुझे से अलग है? हम्म ठीक है। अच्छा टू बी वेरी ये ऑनेस्ट क्वेश्चन मैं है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर मेरा, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ऐसे पाला नहीं पड़ा कंपनीज ऑर्डिनेंस आपको क्या अलाउ करता है, ठीक है। लेकिन ये है कि जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है या जो मैंने सुन रखा है वो ये है कि इस हवाले से यूजली जो लॉ जो है वो आपको फैसिलिटेट करता है यानी टैक्स पेयर्स को। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स पेयर के लिए बहुत ज़्यादा सहूलत रहती है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में, राइट। तो गवर्नमेंट जो है वो आपको इस राइट। हवाले से अलाउ करती है, फैसिलिटेट करती है कि आप डिक्लाइनिंग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एसेट टू एसेट पॉलिसी भी वो वेरी करती है। आई वाज इन टेक्नोलॉजी तो वहाँ मुझे यहाँ तक याद है हम डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड यूज करते थे। सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, लेकिन इसका एग्जैक्ट अगर आप मुझसे पूछें तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट नो, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से ऐसा मे डायरेक्टली बी पाना नहीं पड़ा। जो एक हमने डेप्रिसिएशन मेथड पढ़ा था, मैकर्स मैकर्स हम्म के रेट ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड हैं। तो हम्म मे बी वो टैक्सेशन अकाउंटिंग में वही मेथड अप्लाई होता होगा, अच्छा मैकर्स। मैकर्स जो है बेसिकली वो एक्सलेटेड जो है मेथड है। मैकर्स की कई टाइप्स हो सकती बिल्कुल। हैं, जो मैं आपको जैसे डिक्लाइनिंग मेथड बैलेंस मेथड हम्म। मैंने कहा ना, या डबल डिक्लाइनिंग मैंने कहा, या एक्सलेटेड मैंने वर्ड यूज किया था, राइट। ये समहाउ उसी की टाइप जी। है। देखो कोई इसको 2 से मल्टीप्लाई करे तो डबल डिक्लाइनिंग कह रहा है, कोई 1.5 का फैक्टर यूज कर रहा है तो वो उसको कुछ और कह रहा है। सिमिलर तो डिक्लाइनिंग। समहाउ ये सिलसिला यही है कि शुरू की ईयर्स में मैक्सिमम डेप्रिसिएशन, बाकी आने वाले ईयर्स में रिड्यूस्ड डेप्रिसिएशन, ताकि टैक्स बेनिफिट आपको मिल सके। क्योंकि शुरू में आपने एक सही। एसेट भी खरीद लिया है, फिर टैक्स भी पे कर दोगे ज्यादा ज्यादा, तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा इदारे के लिए। सो इंस्टीट्यूशंस सही। प्रेफर कि शुरू में हम कॉस्ट एसेट की बियर करें, और जो टैक्स रिलेटेड कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करें, उसको आगे आने वाले सालों में बढ़ाएं। सो दैट्स व्हाई दे चार्ज द हाईएस्ट पॉसिबल डेप्रिसिएशन। तो मैकर्स हो या कोई भी मेथड हो, बेसिकली फॉर्मेट या उसका उसका जो लॉजिक है वो यही है। शुक्रिया। राइट चलें। अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग के हवाले से मैं आपको बता रहा था, इवन जैसे लीफो फीफो की बात हुई या लाइफो फाइफो की बात हुई, एक चीज़ में रखिएगा कि इसमें पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों लीफो फीफो अलग होते हैं, दोनों में थोड़ा बहुत फर्क आता है, या एवरेज जो अकाउंट मेथड है इसका। सो आपको उस हवाले से ना ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए, और आपको इन तमाम चीज़ों पे बेसिक एक अबूर होना चाहिए। यू शुड एटलीस्ट नो, अटेम्प्ट करना ना आता हो बेशक, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि यार ये फर्क क्या है इनमें, राइट। ऑडिटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंटरव्यूज के हवाले से भी आपको बड़ा अच्छा खासा तैयार करना है। ऑडिटिंग में आई एम नॉट गोइंग टू से कि आपको क्या पढ़ना है, आपको पूरा का पूरा जो बीकॉम की आपकी ऑडिटिंग थी, जो भी आपने जिस लेवल में पढ़ी है, एमबीए में पढ़ी है, आपको सब आनी चाहिए। ऑडिटिंग स्टार्ट्स विद सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिटिंग। इसके अलावा इसमें ऑडिटिंग टेक्निक्स सारी की सारी आती है, वाउचिंग आती है, वेरिफिकेशन आती है, वेरिफिकेशन की फर्दर क्या टेक्निक्स हैं उसके बारे में आपको पता हो। अच्छा प्री ऑडिट प्लानिंग कैसे होगी, वर्किंग पेपर्स क्या होंगे, वर्किंग या ऑडिटर नोटबुक क्या होगी, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। अच्छा पोस्ट ऑडिट फॉर एग्जांपल रिपोर्ट्स हैं तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं रिपोर्ट्स की, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या है, अनक्वालिफाइड क्या है, डिस्क्लेमर क्या है। यू शुड नो इट ऑल। हम इन चीज़ों पे बहस नहीं करेंगे इस वक्त क्योंकि हमारा सेशन बड़ा लिमिटेड सा है कि तमाम चीज़ें क्या होती है, बट यू शुड नो इट ऑल। आपको ये तमाम चीज़ें पता होनी चाहिए। तो अगर आपने बीकॉम किया हुआ है फॉर एग्जाम्पल बरसान से, तो आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंशाल्लाह लास्ट में भी, लेकिन अभी मैं जिक्र करता चलूं, खादिम हुसैन की किताब है ऑडिटिंग की। खादिम हुसैन के नाम से राइटर हैं और बड़ी ज़बरदस्त बुक है, बड़ी डिटेल्ड और बड़ी इजी टू अंडरस्टैंड बुक है। इसके अलावा एक और बुक है ख्वाजा साहब की है गालिबन, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम्प्रहेंड। वो मैं एज अ टीचर आप मेरे सामने रख दे तो मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी वो, तो बाकी तो छोड़ दे आप। सो खादिम हुसैन साहब की बुक बहुत ईजी है, आप उसको देख लें। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक किताब है, आपने खादिम हुसैन को तो लाजमी पढ़ना है, उसमें कुछ बहरहाल चीज़ें मिसिंग है, तो जो चीज़ें मिसिंग है उसके लिए आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ऑडिटिंग की बुक डाउनलोड करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इंशाल्लाह वहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट आ रहा है सीनियर ऑडिटर का, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, गवर्नमेंट अकाउंटिंग के अंदर, और बजटिंग का एक पोर्शन है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जब मैंने सीनियर ऑडिटर का एग्जाम दिया था तो मैंने किताब मंगवाई थी कहीं से, लाहौर से, इनफैक्ट कोई इल्मी की थी, नहायत ही फजूल किताब थी।
उसमें एक 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 कंपोनेंट ये भी था कि जो बजटिंग थी ना, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बजटिंग पे बात हुई थी, जबकि इन्होंने ना कॉस्ट अकाउंटिंग वाली बजटिंग को सारा डाल दिया था। ये चीज ध्यान में रखिए कि जो बजटिंग का टॉपिक है आपके सिलेबस में वो गवर्नमेंट बजटिंग का है। कॉस्ट अकाउंटिंग वाला बजट क्या है जी, किस चीज पे कितना खर्च करेंगे, क्या होगा, वो कुछ बेसिक्स कहीं ना कहीं मैच कर रहे थे, लेकिन सेल्स बजट होते हैं उसमें, प्रोडक्शन बजट्स होते हैं, इनकम बजट्स होते हैं, कैश बजट्स होते हैं, ना जाने क्या क्या होते हैं। जो गवर्नमेंट बजटिंग है वो इस तरह से नहीं है, और ये गवर्नमेंट बजट वो भी नहीं है जो बजट साल जून के आखिर में या जून में अगले साल जुलाई से लेकर जून तक के लिए पेश किया जाता है। दैट्स अ होल कंपोनेंट। लेकिन बात ये कि जो जिस बजटिंग की यहाँ पे बात होती है वो इंस्टीट्यूशनल बजट है। तो इंस्टीट्यूशनल बजट कैसे बनता है, इसका एक प्रोसीजर होता है। आप अपने बजट की रिक्वायरमेंट्स ना फॉर एग्जांपल फरवरी मार्च में भिजवा देते हैं। इनफैक्ट सॉरी अगर मैं गलत ये भिजवा दी जाती है नवंबर में, यानी बजट आना है जून में, लेकिन 7 महीने पहले आप अपने बजट की रिक्वायरमेंट हर दफ्तर अपना भिजवाता है। अब तरीका क्या है कि फॉर एग्जांपल एक छोटी सी कोयटा में कस्टम्स जो है वो अपना भिजवाएगा। कस्टम्स की कई ब्रांचेस है, हर ब्रांच अपना बजट भिजवाएगी। ये बजट इकट्ठा होगा कोयटा कलेक्ट्रेट के पास। कोयटा कलेक्ट्रेट और इस तरह की बहुत सारे कलेक्ट्रेट हैं, चमन कलेक्ट्रेट है जी, खुजदार कलेक्ट्रेट है, गवादर कलेक्ट्रेट है, कराची कलेक्ट्रेट है, इन सब का हेड ऑफिस कराची में। तो ये 8-10 कलेक्ट्रेट्स कराची कलेक्ट्रेट को अपना बजट भिजवाएंगे। फिर ये कलेक्ट्रेट्स सिर्फ कराची में तो नहीं, इसके अलावा लाहौर कलेक्ट्रेट था, उसके अंडर बहुत सारे और कलेक्ट्रेट थे। तो कराची, लाहौर और बड़े बड़े कलेक्ट्रेट सारा अपना जो बजट है वो भिजवा देते हैं एफबीआर को। अब एफबीआर अकेला डिपार्टमेंट नहीं है, एफबीआर के साथ और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करते हैं। तो ये एफबीआर और एफबीआर जैसे दीगर डिपार्टमेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है या कोई और डिपार्टमेंट है, ये अपना बजट भेजते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो सारे अंडर डिपार्टमेंट्स आते हैं, ये अपनी मिनिस्ट्री को ओवरऑल भिजवा देते हैं। और वो करते करते फिर एक मिनिस्ट्री तक जाते हैं, मिनिस्ट्री वाइज बजट जो है वो फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास लास्ट में आता है कि जी हमें ये बजट चाहिए। तो ये एक मैकेनिज्म होता है इसका। इसमें सेविंग और एक्सेस स्टेटमेंट्स बनती हैं तकरीबन फरवरी मार्च में कि जी मेरे पास कितना बजट मैंने लिया था, उसमें से कितना बजट मैं खर्च कर लूंगा जून तक, कितना बजट मेरे पास एक्सेस में है, इजाफी है, जो मैं वापस करना चाहता हूँ। तो उसके कुछ रूल्स हैं। तो ये बजटिंग उससे रिलेट करती है। तो आपने इसको आम बजटिंग के साथ कंफ्यूज नहीं करना। उसकी तैयारी तो आपने करनी है क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू दिस बजटिंग तो आपको इंस्टीट्यूशनल बजटिंग के बारे में प्रोसीजर बताओ। आगे चलते हैं जी। हेड्स ऑफ अकाउंट्स, रीअप्रोप्रिएशन, चार्ट ऑफ अकाउंट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको ना चार्ट ऑफ अकाउंट को हम कंफ्यूज करते हैं जो कमर्शियल अकाउंटिंग है उसके चार्ट ऑफ अकाउंट के साथ। कमर्शियल अकाउंटिंग में अपनी चार्ट ऑफ अकाउंट में पड़ी हुई है 5 चीजें। कौन कौन सी है, किसी को याद है? चार्ट ऑफ अकाउंट में या हेड्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कौन सी होती हैं? एनीबॉडी जो जो बताना चाहे मुझे। सर ये एसेट्स के साथ शुरू होता है सबसे पहले, हाँ बिल्कुल। तो उसके एसेट्स, बाद लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, 5 मेजर क्लासिफिकेशंस है। बट व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, आपको पता है 7 एलिमेंट्स या 7 ऑब्जेक्ट्स होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर मेजरली, ठीक है ना? यानी इसमें आगे मैं शेयर करूंगा आपके साथ। एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू नहीं है यहाँ पे। 2 अलग चीजें, एक है टैक्स रेवेन्यू, एक है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके अलावा एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस से हट के हम बात करें तो कैपिटल रिसिट्स का एक अलग वो है, उनके अपने कोड्स हैं। तो गवर्नमेंट में 7 आइटम्स होते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर। कमर्शियल अकाउंटिंग में हमने 5 पढ़े हैं, तो आपको 7 वो आने चाहिए, कमर्शियल अकाउंटिंग वाले नहीं। इस तरह रीअप्रोप्रिएशंस का मतलब ये वो बजट से रिलेट करता है कि आपके पास इजाफी पैसे हैं, कुछ आपको इजाफी पैसों की जरूरत पड़ रही है, तो आप एक हेड ऑफ अकाउंट से पैसे निकालकर दूसरे हेड ऑफ अकाउंट पे पैसे खर्च नहीं कर सकते। आपको उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। इस प्रोसेस को रीअप्रोप्रिएशन कहते हैं। अच्छा, हेड ऑफ अकाउंट के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। यानी इसके अंदर एंटिटी का एक कॉन्सेप्ट आता है, एंटिटी एड्रेस बताता है बकायदा कि यार किस इदारे ने खर्च किया है पैसे को। एंटिटी के अलावा ऑब्जेक्ट, यही चार्ट ऑफ अकाउंट पूरा इसके अंदर आ जाता है। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स। फंड्स कौन से हैं, कंसोलिडेटेड है, पब्लिक अकाउंट फंड है। तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत गवर्नमेंट अकाउंटिंग देखनी पड़ेगी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आपको थोड़ा बहुत आइडिया सिर्फ दे रहा हूँ कि जब पढ़ने लगो तो आपको पता हो कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ वो ठीक है भी या नहीं। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स मेरा फेवरेट टॉपिक है, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है। आसिफ भाई, आपको पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स पूरे आने चाहिए। विकास अपने माइक को म्यूट करें, अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हो मोस्ट वेलकम टू आस्क, बट अदरवाइज अपने माइक को म्यूट कर दें। जी मलिक, शायद आप सवाल करना चाह रहे हैं। जी ओके। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स बहरहाल आपको 2004 के डाउनलोड करने हैं। फेडरल पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स डाउनलोड करने, एक बात का ख्याल रखना, प्रोविंशियल में थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। जैसे एक फर्क ये है कि पेटी के जो डायरेक्ट परचेजेस होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट कहती है जी 25,000 मैक्सिमम लिमिट है,
डायरेक्ट अगर आपको खरीदना है, और प्रोविंशियल कहता है जी 40,000 तक खरीद सकते हैं, बुरसान का प्रोविंशियल तकरीबन यही कह रहा है। अच्छा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स है क्या, जो आप टेंडर्स नहीं देते उसके कुछ रूल्स होते हैं, जो आप परचेजेस करते हो, जो कोटेशंस लेते हो, इस सारी चीज़ों की ना कुछ रूल्स बने हुए हैं। तो जितने भी अखबार में इश्तिहार देखते हैं आप, वो सारे इन रूल्स के अंडर ही होते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू, दिस इज व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन, राइट। अच्छा, 10 मिनट में हमारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, अगर मैं कोशिश करूंगा तब तक इसको वाइंड अप भी कर दूं, लेकिन अगर फर्ज करें आपके मजीद सवालात हों और आप चाहते हैं कि इसको हम सेशन को कंटिन्यू करें, तो आप मुझे बता दीजिएगा, और इसी लिंक के ऊपर दोबारा हम क्लिक करेंगे, तो ये मीटिंग यहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, राइट। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स के अलावा पेंशन रूल्स आपको पता होने चाहिए। पेंशन रूल्स में सबसे पहले तो आपको, अच्छा पेंशन रूल्स वैसे पढ़ोगे 190 पेजेस का लॉ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसके कुछ आपको इजी कंपोनेंट्स भी इंशाल्लाह होपफुली कहीं ना कहीं से मिल जाएंगे, वकीलों से या वहाँ से बहुत सारी चीज़ों से, किसी टीचर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। पेंशन रूल्स में क्या है जी, कि पेंशन की टाइप्स क्या है। जैसे देखिए, एक इनवैलिड पेंशन होती है। इनवैलिड पेंशन उसको मिलती है जो बेचारा सर्विस के दौरान जख्मी होके, जैसे आर्मी वाला है कोई, और वो जख्मी हो गया है, खुदा न खास्ता माजूर हो गया है जहनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, तो उसको इनवैलिड पेंशन मिलती है। ये पेंशन डिफरेंट है। एक रिटायरिंग पेंशन होती है, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट बेस्ड पेंशन होती है कि मैं 25 साल की जो सर्विस है उसको कंप्लीट करके खुद रिटायर होना चाहता हूँ अपनी मर्जी से, मैं 60 साल का नहीं हुआ। एक सुपर एनुएशन पेंशन है जो 60 साल की रिटायरमेंट के बाद मिलती है, 60 साल के जब आप होते हैं, 60th बर्थडे पे आप रिटायर हुए, एंड दैट्स, तो ये अच्छा। इसके अलावा पेंशन के रूल्स हैं, फॉर एग्जांपल जो फैमिली पेंशन होती है उसके कुछ रूल्स हैं कि वो किसको मिलेगी, बीवी को मिलेगी या बेटे को मिलेगी, या बेटी को मिलेगी, बेटा है तो किस एज तक मिलेगी, बेटी है तो किस एज तक, या किस मतलब शादी तक मिलेगी, या क्या सिलसिला होगा। तो वो पेंशन रूल्स के बारे में आपको ये कुछ मोटी मोटी चीजें इसलिए भी पता होनी चाहिए कि हो सकता है आपकी फैमिली में कोई इस तरह का मामला हो, आप खुद कल को रिटायर हो इंशाल्लाह, तो आपको ये तमाम मामला पता हो कि यार पेंशन का प्रोसीजर होगा क्या, राइट। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ रही है, चलें जी, ये मर्द हजरात के लिए है, कि अगर फॉर एग्जांपल आपका ताल्लुक गवर्नमेंट सर्विस से है, आपका अपनी वाइफ से झगड़ा होता है और तलाक नहीं हुई, सिर्फ झगड़ा हुआ है, और आप चाहते हैं मेरी वाइफ को मेरी पेंशन ना मिले, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अपनी वाइफ को, जब तक वो लीगल वाइफ है आपकी, जुडिशियल सेपरेशन नहीं हुई, तलाक नहीं हुई, तो आप अपनी वाइफ को पेंशन से निकाल नहीं सकते। लेकिन अगर खातून है कोई और वो गवर्नमेंट सर्विस कर रही है और वो चाहती है नहीं जी मैंने अपने हस्बैंड को पेंशन से निकालना है, बेशक तलाक ना हुई हो, बेशक सेपरेशन ना हुई हो, लेकिन खातून जो है इससे निकाल सकती। तो ये कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आपको पेंशन रूल्स के हवाले से पता होनी चाहिए जब आप इनको पढ़ रहे हो। अच्छा, मैंने आपको चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में बताया था, तो देखिए बहुत सारी चीजें होती है, जैसे एंटिटी है। एंटिटी क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फेडरल है, प्रोविंशियल है, हर किसी का अपना कोड होगा। फिर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, साइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। तो आपको मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री अगर फाइनेंस की मैं बात करूँ तो इसके अंदर कई डिवीजन है, रेवेन्यू डिवीजन है, फाइनेंस डिवीजन है, और पता नहीं क्या क्या है। तो डिविजन के अंदर आते हैं डिपार्टमेंट्स, जैसे एफबीआर एक डिपार्टमेंट है। एफबीआर के अंदर अटैच डिपार्टमेंट है। अटैच डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल जो इनलैंड रेवेन्यू है, जो इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, और जो कस्टम्स है, ये इनके अटैच डिपार्टमेंट है। इसके अलावा अटैच डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर आ जाते हैं डीडीओस, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर्स। तो ये एंटिटी का कॉन्सेप्ट है। इस तरह ऑब्जेक्ट्स के अंदर मैंने आपको चीजें बताई, फंड, फंक्शन, प्रोजेक्ट्स। तो गवर्नमेंट चार्ट ऑफ अकाउंट इज वेरी एक्सटेंसिव, काफी बड़ा होता है। तो ये बहरहाल ख्याल रखना। मैं आपको सिर्फ इस सेशन का मकसद ये कि जब आप अपने लिए किताब भी लेना तो आपको पता हो कि कौन सी किताब ठीक है, कौन सी किताब में कॉन्सेप्ट को गलत लिखा गया, तो आपको किसी और किताब की तरफ जाना है। अच्छा जी, मैंने जो क्वेश्चंस कंसिडर किए थे आपके, या बहुत सारे मुझसे पूछे जाते हैं कि यार प्रिपेयर कैसे करना है, मामलात मैंने आपको बता दी। अच्छा, कुछ किताबें आपको बता रहा हूँ अकाउंटिंग से, अगर आप अकाउंटिंग पढ़ना चाह रहे हैं आप, आई होप कि आपका वैसे ही बेस अच्छा होगा। लेकिन इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम द बेसिक्स, तो गुल आमिर मलिक की किताब है, विच इज गुल आमिर मलिक की किताब है डीकॉम पार्ट 1, डीकॉम पार्ट 2 की ये बुक है, तो आप इसको देख लें। ऑडिटिंग के लिए आपको मैंने खादिम हुसैन की किताब बताई है, आप उसे देख लें। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की किताबें हैं। अच्छा, बीकॉम की कॉस्ट अकाउंटिंग है, मार्ज एंड यूजरे के नाम से गालिबन, आप इस किताब को देखिए, बड़ी जबरदस्त बुक है। अच्छा, इस किताब को अगर लेना है तो इसके साथ इसकी गाइड भी लेनी, क्योंकि इस किताब के ना आखिर में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किताब में तो ढूंढने से नहीं मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, जो गाइड होगी उसमें उसके आंसर्स को देख लें, आपको पता लग जाएगा क्या करना है। इसके अलावा पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, पेंशन रूल्स, ये आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। वाइंस एकेडमी की एक सीनियर ऑडिटर की किताब है, इसको ये ऑनलाइन मिल जाती है, लेकिन खुदा के लिए ऑनलाइन डाउनलोड ना करें, वो तस्वीरें ली हुई हैं, तो आपको बड़ी मुश्किल होगी। तो अगर आप कोयटा से बाहर हैं तो वाइंस एकेडमी की किताबें जो हैं वो आप मंगवा सकते हैं। लाहौर वगैरह में खरीदना तो बड़ा आसान होता है। इनफैक्ट अगर आप कोयटा में भी हैं तो लेस
आप सब मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि जो 7-8 लोग हैं वो एक साथ इन किताबों को ऑर्डर दे दें ताकि कॉस्ट कम आए, वरना किताब की एक कीमत होगी, डिलीवरी आपको डबल पड़ जाएगी। तो इकट्ठे अगर मंगवाएंगे तो आप लोगों को फायदा हो जाएगा। तो आपस में आप लोग ग्रुप बना लें या जैसे करते हैं। वाइन्स अकेडमी की किताब काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा फर्दर जो भी आपने देखो कॉलेज जो कमीशन के जो एग्जाम्स होते हैं ना, वो ये नहीं होता कि इस बच्चे ने 2 महीने में कितना पढ़ा है। कमीशन के एग्जाम्स आर ऑल अबाउट कि इसने शुरू से आज तक जब से इसने तालीम स्टार्ट की ये कितना पढ़ता आया है। तो वो जो आपका बीकॉम और उसका सारा बेस था वो आपको जरूर हेल्प देगा। अच्छा, सिस्टम ट्रांसपेरेंट है यार, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से ज्यादा ट्रांसपेरेंट सिस्टम पूरे पाकिस्तान में नहीं है। इससे ज्यादा सुस्त सिस्टम भी कोई नहीं है। लेजी बहुत है, बहुत टाइम लगाते हैं, बट स्टिल इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी आई बिलीव। फरियाल, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? प्लीज गो अहेड। सर बेसिकली हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने बीकॉम टाइम में भी और इवन बीकॉम में भी हम लोगों ने कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 पढ़ा था। आपने क्या पढ़ा था? अब 1984 कंपनी ऑर्डिनेंस। अच्छा, आपने कंपनीज ऑर्डिनेंस से पढ़ा था, ठीक है। और अभी जो है रिसेंटली 2017 का कंपनी एक्ट आ गया है। जी, अभी बिल्कुल। हम लोग तो इसके सीनियर की प्रिपरेशन करें तो हम इसके दोनों तक सीखेंगे, 1984 भी पढ़ेंगे और 2017 भी पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बताऊं, आप किसी को भी पढ़ने से ज्यादा फर्क इसलिए नहीं है कि 84 और 17 के ऑर्डिनेंस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। इनफैक्ट अगर आप यूनिवर्सिटी में जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आएंगी तो कॉर्पोरेट लॉ सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। उसमें आपको जो है एक टॉपिक ये भी होगा कि 84 और 17 के एक्ट में क्या फर्क है, और बहुत बड़ा फर्क नहीं है कोई। तो इट डजंट मैटर क्योंकि सीधा सीधा चीजें वही हैं। और सीनियर ऑडिटर के एग्जाम में तो खैर कंपनीज ऑर्डिनेंस का ऐसा कोई ताल्लुक भी नहीं है, ठीक है। और हम जो वैसे भी कमर्शियल अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसमें हमने कंपनीज ऑर्डिनेंस को तो बिल्कुल साइड पे कर रखा है। हमने हमेशा आपको पढ़ा है करंट एसेट सबसे ऊपर लिखे। कंपनीज ऑर्डिनेंस कहता है करंट एसेट्स को सबसे नीचे लिखें, फिक्स एसेट्स को सबसे ऊपर लिखें। तो जो कमीशन आपकी तैयारी देख रहा है ना, वो प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे क्या हो रहा है उस पे नहीं देख रहा, जो आपको पढ़ाया गया उस हिसाब से बात कर रहा है। सो यहाँ मतलब इट डजंट मैटर मच, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन था, ये जो हम लोग जैसे अभी बीपीएससी के इंटरव्यूज हो रहे हैं, बीपीएससी वाले बहुत डीपली जा रहे हैं, जैसे करंट अफेयर को लेकर, इस्लामियत को लेकर, पाकिस्तानी स्टडीज को लेकर, तो क्या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी अपने सब्जेक्ट के अलावा मैंने इंटरव्यू के ऊपर वैसे ये वाला जो सेशन है ये तो पेपर पर है, लेकिन इंटरव्यू के हवाले से मैंने इंटरनेट पे एक सेशन जो है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे। उसमें मैंने बड़ा क्लियर बताया कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपसे इन चीज़ों पे बात नहीं करता, वो आप जनरल साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं। इसके अलावा जो जो आपने पढ़ा है या जिस चीज़ का, जैसे सीनियर ऑडिटर के एग्जाम्स है तो आप अकाउंटिंग पढ़ के आई है, तो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इसके अलावा बीकॉम में आपने चाहे कम्युनिकेशन पढ़ा, चाहे आपने मैनेजमेंट पढ़ी, चाहे मार्केटिंग पढ़ी, वो उससे रिलेटेड सवाल कर सकते हैं आपसे। ओके सर। और सर इसके अलावा जो टैक्सेशन हम लोग पढ़ते हैं ऑडिट के साथ, तो टैक्सेशन को भी हम लोगों को देखना चाहिए है? टैक्सेशन जो है वो आपको थोड़ा बहुत इस तरह से देखना चाहिए कि जी टैक्सेशन में बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपको एटलीस्ट पता होगा जी सैलरीड पर्सन्स के लिए टैक्स लॉस क्या है। आप कॉर्पोरेट लॉज में मत जाएं, लेकिन आपने वहां पे सैलरी लोगों को डील करना है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग करनी है सीनियर ऑडिटर के तौर पर, तो आपको एटलीस्ट उस हवाले से टैक्स लॉस का पता हो। बहुत ज्यादा नहीं कि जी फेडरल एक्साइज रूल्स भी पता हो, सेल्स टैक्स रूल्स भी पता हो, इतना ज्यादा इवन ऑडिटर्स को भी पता नहीं होता, लेकिन बेसिक्स तो आपको आते हैं, ठीक है। अच्छा, मीटिंग इज गोइंग टू एंड। हम एक काम करते हैं, हम अभी अभी जो मैंने आपको लिंक फॉरवर्ड किया है, हम दोबारा इस लिंक को ज्वाइन करते हैं और यहीं से हम आपके क्वेश्चंस को दोबारा लेते हैं। सो मीटिंग में वाइंड अप कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, एंड इंशाल्लाह विल स्टार्ट इट राइट फ्रॉम हियर।